नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक खबर आई है जिससे 3 सवाल जन्मे हैं और 3 सवाल ये है। खबर यह आई है कि बीजेपी को लेकर उत्तराखंड में एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जो विधायक है जिनको लेकर जनता में नाराजगी है उनकी संख्या बढ़ गई है। खबर यह आई है कि बीजेपी को 32 विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं, यानी 2/3। 47 इस वक्त है और 32 के अगर टिकट काटने की बात हो रही है तो 2/3 विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं, यानी कि जो मौजूदा विधायक है 15 ही विधायक बचेंगे 47 में से, जो पुराने हैं सिटिंग विधायक जिनको टिकट मिलेंगे। इससे पहला सवाल यह उठा है कि क्या सचमुच उत्तराखंड में बीजेपी को 47 में से अपने 32 विधायकों के टिकट काटने की नौबत आ गई है। और दूसरा सवाल यह है, चर्चा हो रही है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है, यह भी एक सवाल उठ गया है, इस पर बात करनी चाहिए। और तीसरा सवाल यह है कि क्या महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो सर्वे आया है उस सर्वे में 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जो अखबारों में छपा है, जो मीडिया में आया है सूत्रों के हवाले से। और उस सर्वे में 2 बिंदु ऐसे हैं। पहला कि उत्तराखंड में बीजेपी के अधिकतर विधायक, अगर 32 संख्या आ रही है 47 में तो अधिकतर हो गए, अधिकतर विधायकों को लेकर कार्यकर्ताओं में या फिर उनकी विधानसभा क्षेत्र में नाराजगी है, लेकिन सरकार को लेकर जनता में गुस्सा नहीं है। अब सवाल यह आता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या अपने विधायकों का बीच बीच में रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते थे? क्या क्रॉस चेक नहीं होता था कि विधायक क्या कर रहे हैं? जो विधायकों को काम सौंपे जाते थे वो क्या कर रहे थे? और सवाल यह है कि ये जो कोर कमेटी के 17 लोग हैं, इनको जो टास्क बीच बीच में दिए जाते हैं, अभी कुछ समय पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, BL संतोष भी आए थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उस समय जो टास्क दिए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। इसके बाद भी ये संख्या क्यों बढ़ रही है? संख्या इसलिए बढ़नी कही जा सकती है कि पहले चर्चा आई थी, खबरें आई थी कि 10 से 12 विधायकों के टिकट संकट में है। फिर चर्चा हुई कि 20 से 22 विधायकों के टिकट संकट में है उत्तराखंड में बीजेपी के, और अब 2/3 यानी कि 32। इन 3 सवालों पर बात होनी चाहिए। और अगर पहले सवाल पर बात करें तो इस वक्त बीजेपी में विधायकों और मंत्रियों को लेकर 2 समीकरण बहुत साफ साफ दिख सकते हैं। पहला, वो विधायक और संगठन के जो पदाधिकारी है उनके बीच में, विधायकों के और संगठन के जो पदाधिकारी है उनके बीच में टिकट को लेकर सीधे सीधे घमासान दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है, किन किन सीटों पर दिख रहा है? कई सीटें तो ऐसी है जो कैबिनेट मंत्री की है और उस पर भी सीधे तौर पर बीजेपी का कोई पदाधिकारी, पूर्व विधायक या फिर पूर्व मेयर खुलेआम टिकट मांग रहा है, खुलेआम जनसंपर्क शुरू कर चुका है, टिकट पर दावेदारी पेश कर रहा है। इन सीटों को देखेंगे कौन कौन सी सीटें हैं, प्रमुख सीटें कुछ देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 32 विधायक है जिनके टिकट पर तलवार लटक गई है तो 32 विधायक कौन कौन है? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। अब 32 विधायक तो सीधे सीधे सामने नाम तो आए नहीं है, नाम सामने आते भी नहीं है, लेकिन यह तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस वक्त मौजूदा जो दौर है, मौजूदा जो स्थिति है, चुनाव 7-8 माह की दूरी पर है, ऐसे समय में किन किन सीटों पर क्या चल रहा है और उन सीटों पर जो समीकरण चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही है, बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, उन बातों से, उन समीकरणों से क्या संदेश निकलते हैं, यह तो समझा जाना चाहिए। उन सीटों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एक तो ऐसे उदाहरण है जो सल्ट से आया, महेश जीना का, उनका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद एक निगेटिव माहौल बना सल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जैसे गदरपुर, अरविंद पांडे लगातार विधायक है लेकिन संगठन के जो प्रदेश मंत्री है गुंजन सुखीजा, वो भी टिकट मांग रहे हैं और उनकी गतिविधियां सार्वजनिक तौर पर दिखती है। वहाँ का जो संगठन है, वहाँ जो गतिविधियां चलती रहती है वो सार्वजनिक तौर पर दिखती है। इसी तरह अगर हरिद्वार में देखें मदन कौशिक को लेकर, अब उनका टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन वहाँ पर भी कई सारे लोग
बीजेपी से ही या बीजेपी की विचारधारा से वो टिकट मांग रहे हैं। रुद्रप्रयाग, वहां से भी अभी 2 दिन पहले ही सड़क दिखा रहे, वीडियो आया है। रुद्रपुर की बात करें, मेयर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोड़ा को लेकर तनातनी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि महेंद्र भट्ट को देहरादून बुलाना पड़ता है। ये जो वहाँ लड़ाई चल रही थी उसको वहाँ समझौता कराकर एक तस्वीर जारी करनी पड़ती है। और इसके अलावा टिहरी, किशोर उपाध्याय, टिहरी सीट एक ऐसी सीट है जो एक और संकेत देती है 2027 के लिए। वैसे तो टिहरी सीट पर अलग से ही बात करनी चाहिए, लेकिन अगर टिहरी सीट पर अभी कुछ संक्षिप्त में ही बात करें, छोटे ही बात करें, तो सवाल ये आता है, टिहरी सीट एक ऐसा जो उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रयोग किया है, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के एकदम पहले, जो वैसे तो पूरे देश में किया है, लेकिन अगर देखें उत्तराखंड में अधिक प्रयोग किया है। उसके लिए टिहरी सीट एकदम से उस समीकरण को समझने के लिए बहुत साफ साफ समझ में आती है। टिहरी सीट पर आप ये देखिए कि किशोर उपाध्याय, धन सिंह नेगी और दिनेश धने एक ही जगह है बीजेपी में मौजूदा समय में। अलग अलग दलों से ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और अब एक ही जगह आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये टिकट मांगेंगे 2027 में। और ये उस हैसियत के नेता है, अगर टिहरी की ही बात करें, टिहरी विधानसभा सीट की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इनको दर्जा मंत्री बना दे या दर्जाधारी बना दे, ये संगठन में कोई पद दे दे तो ये मान जाने वाले हैं। अगर ये मान जाने वाले होते तो बीजेपी अभी तक 100 के ऊपर दर्जाधारी बना चुकी है, तो उनको बना चुकी होती। तो सॉरी, तो टिहरी सीट एक, और टिहरी ही नहीं, इसमें भीमताल आती है और भीमताल के अलावा भी कई सारी सीटें आती है, खानपुर आती है और भी कई सारी सीटें हैं, कोटद्वार आती है। इसी तरह की श्रेणी में जो 2022 के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जीत के समीकरण को फिट करने के लिए बहुत सारे लोग कांग्रेस से या फिर जो स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ते रहते थे, वो पहले बीजेपी में रहे या फिर कांग्रेस में रहे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ते रहे, उनको बीजेपी लेके आ गई थी। इसके अलावा कालाडूंगी, बंशीधर भगत के साथ साथ, बंशीधर भगत की बड़ी पुश्तैनी सीट है, वो लगातार जीतते हैं, लेकिन गजराज सिंह बिष्ट भी जो मेयर है हल्द्वानी के टिकट मांगते हैं। लालकुआ पे एक अलग ही समीकरण बन रहा है। मोहन सिंह बिष्ट विधायक है बीजेपी के, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के जो भतीजे हैं दीपेंद्र कोश्यारी, वो लगातार टिकट की वहाँ दावेदारी कर रहे हैं। एक्टिविटी उनकी दिख रही है उस तरह की, और भगत सिंह कोश्यारी अगर उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि लालकुआ के समीकरण क्या बनेंगे। इसके अलावा चक्राता, भरत चौधरी ने तो बयान ही दे दिया। चक्राता में जाकर एक खेल प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान रामशरण नोटियाल वहाँ से बीजेपी के चुनाव पर लड़े, लेकिन उन्होंने मधु चौहान का नाम ले दिया कि फिर कभी आऊँगा तो फिर आपकी विधायक होगी मधु चौहान, उनके साथ बैठेंगे। मसूरी की बात करें तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुनील उनियाल गामा और एक दो और लोग बीजेपी के खुलेआम अपनी टिकट की दावेदारी वहाँ साबित करने में लग गए हैं। इसके अलावा गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला और सुबोध उनियाल और किशोर उपाध्याय की जो अभी झगड़ा बना, उसको भी वो उस लेवल पर पहुंचा कि मुख्यमंत्री धामी को दोनों को बुलाकर बैठाना पड़ गया। इसके अलावा महेंद्र भट्ट के लगातार विवादित बयान। तो ये बहुत सारे विषय है, लेकिन जो मैं सीटें गिना रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हो सकती है, क्योंकि 2/3 की बात आ रही है तो फिर तो बहुत सीटें बनती है। लेकिन इन सीटों पे एक सीधा समीकरण बनता है। कुछ सीटें ऐसी है, इनको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, बल्कि 3 में बांट सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर सिटिंग विधायक के सामने पार्टी का कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी टिकट की मांग कर रहा है। जाहिर सी बात है 10 साल की सत्ता हो गई है और 10 साल की सत्ता के बाद यह कार्यकर्ता उत्तराखंड में बीजेपी 3 लेयर के नेता बना चुकी है। एक पहले लेयर के जो पहले से ही है, एक दूसरे लेयर के और एक तीसरी लेयर के। 10 साल की सत्ता हो चुकी है। अगर इस बार इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जो दूसरी लेयर के नेता हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर चौथी बार सत्ता आएगी या नहीं आएगी, यह एक नेता सोचता है। इसीलिए इस बार पूरी जी जान लगा देनी है टिकट पाने के लिए। एक तो बीजेपी उत्तराखंड में इस समस्या से जूझती हुई दिख रही है सीधे सीधे, और दूसरी कैटेगरी वो है बीजेपी में जो टॉप लीडरशिप है उत्तराखंड में, उनमें बीच में मतभेद दिखते हैं, खूब दिखते हैं।
तो उन मतभेद जो दिखते हैं उनके भी हर जो लीडरशिप होती है, टॉप नेता होता है, उसकी एक फॉलोइंग होती है। तो मौजूदा समय में अगर आप मसूरी को देखेंगे या फिर कालाडूंगी को देखेंगे, वहाँ इस तरह का समीकरण दिखता है कि एक खेमे के साथ साथ दूसरा खेमा भी वहाँ पर टिकट की दावेदारी करता हुआ दिखता है, दूसरे खेमे से जो व्यक्ति है। और तीसरी कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर विधायक के खिलाफ सचमुच नाराजगी बन रही होगी, तभी तो सर्वे में इस तरह की बातें आ रही है। तो ये पहला सवाल जो हमने किया कि बीजेपी क्या सचमुच 47 में से 32 टिकट काटने के लिए रणनीति बना रही है, क्या सचमुच नौबत ये आ रही है, तो ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सीएम धामी के लिए सुरक्षित सीट क्यों ढूंढी जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व ऐसी सीट को क्यों ढूंढ रहा है। कालाडूंगी की चर्चा आती है, खटीमा की चर्चा आती है, चंपावत की चर्चा आती है, गदरपुर की भी बीच में चर्चा आती है, कई सारी सीटों को लेकर चर्चा आती है कि मुख्यमंत्री के लिए इन सीटों पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित सीट ढूंढे जाने की चर्चा क्यों है। अब उसके जो दो प्रमुख वजह है, ये समझना चाहिए। जो पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और 4.5 साल से अधिक इस वक्त यह जो सरकार है इसका भी कार्यकाल हो गया है। तो अगर देखें 2027 का चुनाव, पहली बात पूरी तरीके से मुख्यमंत्री धामी के कंधे पर टिकने जा रहा है, इस तरह का दिखता है। तो संगठन को यह है कि वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड ना हो गई। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपने 5 साल के कार्यकाल में, खासकर ये 4.5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें मुख्यमंत्री धामी ने 4 ऐसे काम किए हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की, जो बीजेपी की सेंट्रल लाइन है, बिल्कुल सीधे उसके पास दिख रहे, बल्कि कई सारे राज्यों ने तो उनको फॉलो भी किया है, संघ की जो विचारधारा है उसके भी बहुत करीब दिख रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर यूसीसी, दूसरे नंबर पर धर्मांतरण विरोधी कानून, तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह पर उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया। और अगर 4 नंबर पर देखें तो जो डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में जिसको लेकर हो रहा है, बार बार जिसकी चिंता होती है, जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में भी अगर देखेंगे उन सीटों पर सबसे अधिक वोट कटे हैं या कटने की गुंजाइश दिख रही है, चर्चा दिख रही है, चिंता दिख रही है। जिन सीटों पर पिछले 10 से 15 साल में लगातार वोट परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ा है। अब जो सर्वे हुआ है, जिस सर्वे को लेकर पिछले 2 दिन से बड़ी खलबली मच गई है उत्तराखंड में कि बीजेपी 2/3 विधायकों के टिकट काट सकती है, इसको लेकर, इस सर्वे पर जो खबर आई है, इस खबर को लेकर अगर आप देखें तो इस खबर में 2 फैक्ट है, 2 तथ्य है, 2 बिंदु है। और ये 2 बिंदु ये है कि सरकार को लेकर गुस्सा नहीं है, अपने विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। इसीलिए बीजेपी 2/3 विधायकों के टिकट काट सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत संगठनात्मक संरचना है और इस बात की तारीफ गाहे बगाए हमारे विपक्ष भी करते हैं। हमारी इकाई जो निचले बूथ स्तर की है, उसके पश्चात हमारी मंडल की, जिले की और प्रदेश की, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में, और जो भी प्रकार की आप सर्वे की बात कर रहे हैं, वो एकदम सटीक जानकारियाँ हम तक उन्हीं के माध्यम से पहुँचती है। और इसके पश्चात हमारे यहाँ पर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं और अंततः पार्लियामेंट्री वोट में किसी भी टिकट का निर्धारण होता है। ये किस प्रकार से कहाँ से बात निकली ये हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं अपने मैदान में डट कर के काम कर रहे हैं, विकास कार्य करा रहे हैं, और अभी 4-5 महीने अभी बाकी चुनाव के बचे हुए हैं, काम करने के बचे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी पर्याप्त समय है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें और बहुत कुछ करने का वो समय है। और हम समझते हैं कि जो भी चुनाव होगा 27 में, हम एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लाने में सफल होगी। अब आखिरी सवाल पर आते हैं और आखिरी सवाल ये है कि क्या महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसको समझने के लिए 3 बातों को समझने की जरूरत है। 3 बातों को ही अगर हम देखेंगे, नंबर 1 बात, लगातार जो बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, वो रुक नहीं रहे। हालांकि उसके नहीं रुकने के पीछे एक वजह जो मैंने बताई कि 2 बार की सत्ता है, तीसरी बार सत्ता में वापसी का
संकल्प है बीजेपी का, लगातार कोशिश है। तो ऐसे में होता क्या है, हर नेता को लगता है कि इस बार सरकार आएगी कि नहीं आएगी, और अगर आ गई तो फिर चौथी बार तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एक ये भी वजह है, हर नेता बेचैन होता है। लेकिन ये भी एक सच दिखता है कि महेंद्र भट्ट लगातार हो रही बयानबाजी को बहुत ज़्यादा थाम तो नहीं पा रहे। इधर से रोकते उधर लीकेज कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बीएल संतोष अभी कुछ समय पहले आए थे। बीएल संतोष भी अनुशासन का पाठ पढ़ा कर गए थे, और अभी जो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है केंद्रीय नेतृत्व के साथ, बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। उसमें भी ये माना जा रहा है अनुशासन पर सबसे अधिक फोकस रहेगा, अनुशासन सर्वोपरि यह कहा जाएगा। जो कोर कमेटी के लोग हैं उनको, जो 17 लोग हैं अभी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उत्तराखंड में महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति बहुत हद तक यह साबित करेगी, बहुत हद तक यह संकेत देगी नियुक्ति होने के बाद कि बीजेपी का संगठन किस दिशा में जा रहा है, चुनाव के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी बीजेपी में टिकट बंटवारे में प्रदेश प्रभारी और महामंत्री संगठन का अधिक योगदान रहता है। अगर आप देखें बीजेपी का जो संगठन होता है उसमें भूमिका प्रदेश प्रभारी और महामंत्री संगठन की अधिक रहती है। प्रदेश अध्यक्ष मजबूत पद होता है, लेकिन केंद्र से कोऑर्डिनेट के लिए प्रदेश प्रभारी और संघ से कोऑर्डिनेट के लिए महामंत्री संगठन एक मजबूत पद होता है, और उनके पास अधिकार बहुत सुरक्षित होते हैं। इसीलिए उत्तराखंड में बीजेपी तीसरी बार आएगी कि नहीं आएगी इस पे तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने सारे रास्ते अपने चुस्त दुरुस्त करने शुरू कर दिए, मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या निकलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा समय में सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो यह है कि क्या सचमुच उत्तराखंड में बीजेपी 2/3 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। नमस्कार, मैं योगेश।